मुझे जीना आता है हर बार ठोकर खाकर, मुझे फिर से उठना आता है। हाँ मुझे जीना आता है, कभी दुनिया से लड़कर, कभी खुद से लड़कर, कभी हार कर, कभी जीत कर, पर हार ना मानना आता है। हाँ मुझे जीना आता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुसर्रत जहां केवी स्टूडियो में आपका स्वागत है। आइए मैं आपको बेगूसराय के ऐसे डॉक्टर से मिलाने जा रही हूं जो कोरोना को हराकर हमारे बीच मौजूद है। बेगूसराय के मशहूर डॉक्टर ब्रजेश कुमार। आइए हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि कोरोना को उन्होंने कैसे हराया। नमस्कार सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरे बेगूसराय को बहुत खुशी है कि आप स्वस्थ हैं। सर, हम जानना चाहते हैं और बेगूसराय के सारे जनता जानना चाहते हैं कि आपको पता कब चला कि आप कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं? इन सवालों का जवाब तो मैं थोड़ी देर में दूंगा। पहले आप लोग को भी नमस्कार। मैं एक डॉक्टर ब्रजेश कुमार, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं बेगूसराय ज़िले का। मेरा घर रजौरा गांव हुआ। कोविड में एक गवर्नमेंट डॉक्टर भी हूं। गवर्नमेंट ड्यूटी करते करते 2 मंथ 3 मंथ लगातार ड्यूटी करते रहा, तो उसमें मल्टीपल एक्सपोजर मेरे साथ होते गया। बहुत सारे क्वारंटाइन सेंटर का मैं इंचार्ज था, चाहे अपना प्राइवेट प्रैक्टिस में भी ढेर सारे पेशेंट आते थे, उनका थर्मल स्कैनिंग हम लोग करते थे, ट्रैवल हिस्ट्री लेते थे। इसके बाद तो और कोई दूसरा कोई टेस्ट था नहीं, इसलिए एक्सपोजर तो मल्टीपल था। कहाँ कैसे हुआ इसका तो कुछ पता नहीं चला। जिस टाइम मुझे हुआ उस टाइम भी एटलीस्ट 80% केसेस एसिम्टोमेटिक ही थे जी। तो एसिम्टोमेटिक पेशेंट के एक्सपोजर में ही हम रहते थे। कहाँ से हो गया इसका तो मुझे भी नहीं पता है। जहाँ तक ये मेरे में कोई सिम्टम भी नहीं था, हम भी उसी 80% में ही फॉर्चुनेट आदमी थे, उसी में ही थे, कोई सिम्टम नहीं था। ऐसे रैंडम सैम्पलिंग में गया, कराया सदर हॉस्पिटल में, और हंसते खेलते गया, कराया। 2 दिन के बाद उसका रिपोर्ट आ गया पॉजिटिव। मैं तो ये सोच के कराया था कि हम तो कब के पॉजिटिव होके निगेटिव हो गए होंगे, क्योंकि 2 मंथ से घूम ही रहे हैं बहुत जगह, बाहर में फील्ड में, क्वारंटाइन सेंटर में। ईमानदारी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता था, जहाँ तक ड्यूटी में जाना पड़ता था। तो अपने आप को प्रोन टू कोरोना तो समझ ही लिए थे, इसलिए गए। उसके बाद कंफर्मेशन के लिए गए, तो 29 मई को मेरा सैम्पलिंग हुआ। एसिम्टोमेटिक एट द टाइम ऑफ सैम्पलिंग थे हम। 48 आवर्स के बाद उसका रिज़ल्ट आया। 31 मई को मेरा रिज़ल्ट आया। उस टाइम भी मैं एसिम्टोमेटिक ही था। उसके बाद मुझे टेलीफोनिक इन्फॉर्मेशन मिली एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से, तो हमने बोला जो ठीक है क्वारंटाइन, हम सेल्फ क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन हो जा रहे हैं। तो मैं अपने नर्सिंग होम में ही ऊपर पे होम क्वारंटाइन भी हो गया। 2 दिन 3 दिन वहाँ क्वारंटाइन रहने के बाद फिर मुझे वहाँ से होटल क्वारंटाइन के लिए ले जाया गया। कुछ कारण थे जो, तो उसके वहाँ फिर गए, तो वहाँ 1 सप्ताह हमको रहना पड़ा क्वारंटाइन। उस 1 वीक में भी हम कंप्लीट एसिम्टोमेटिक ही थे। फिर आपका 7 जून को मेरा 9th डे पूरा रहा था, तो 9th डे को फिर रीसैम्पलिंग हुआ। उस सैम्पलिंग में फिर से मेरा रिजल्ट नेगेटिव आया। भगवान का लाख लाख शुक्र था। उस दिन तो बहुत मेरा हार्ट बीट बढ़ गया था उस दिन, तो उस दिन नेगेटिव हुआ। उसके बाद फिर 1 वीक का फिर हम होम क्वारंटाइन लिए। उसके बाद फिर लगभग 2 सप्ताह के बाद 3 सप्ताह के बाद अपना रूटीन वर्क सब करना शुरू कर दिए। उस दिन से फिर अपना जॉब ज्वाइन किए, अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब लोग का सेवा कर ही रहे हैं। अब कोविड के बारे में, उस टाइम तो 80% एसिम्टोमेटिक केसेस थे। अभी तो एसिम्टोमेटिक केसेस का परसेंटेज और बढ़ गया, 90 to 93% एसिम्टोमेटिक केसेस हैं। 4 to 5% केसेस हैं जो कि सिम्टोमेटिक हैं, वो भी माइल्डर वेराइटी के ही हैं, जैसे जिसमें सिर्फ फीवर है, मैलेज है, ठीक शरीर में दर्द है, वीकनेस है। और 1 से 2% केसेस है जिसमें रियली सांस फूलने में तकलीफ आती है, और 1% से भी कम केसेस हैं जिनको आईसीयू वेंटिलेटर का ज़रूरी पड़ता है। जैसे कि आप मतलब कोरोना वॉरियर थे, आपने हॉस्पिटल में आपकी ड्यूटी पड़ी थी, तो जो 1% आपने बताया जो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज, यहाँ पे वैसे पेशेंट थे? हाँ, नो वहाँ तो वही, इससे तो कोई भी पेशेंट नहीं थे। और 1-2 पेशेंट हम अपने जर्नी में देखे क्वारंटाइन में, जो कि जिनको रियली ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं था, साइकोलॉजिकल उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम था। उस दोनों में हम लोग डिस्टिंग्विश ऐसे करते हैं जैसे पल्स ऑक्सीमीटर का यूज करते हैं। सैचुरेशन। हाँ, सांस फूलने में तकलीफ, अगर सो कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कोई हमको सांस लेने में दिक्कत है, छाती में पेन है, तो उसका हम SpO2 हम लोग देखते हैं। अगर SpO2 उसका नॉर्मल है, 90 से एबव है, तो इसका अर्थ है वो आदमी साइकोलॉजिकली ब्रेथलेसनेस है। सर, आप कोरोना डिफेंडर थे, तो कोरोना सुनने के बाद ही साइकोलॉजिकल, चाहे वो डॉक्टर हो, एक नॉर्मल पर्सन हो, काफ़ी डर जाता है।
आपको कैसा फील हुआ था सर उस वक्त? फील तो एसिम्टोमेटिक ही थे, अंदर से मन से तो बूस्ट अप थे ही। जब होटल क्वारंटाइन के लिए हमको ले गया वहाँ पे बहुत अकेलापन हो गया। उसके बाद फिर मेंटल प्रेशर, सोशल प्रेशर बढ़ने लगा। सिम्टम तो कुछ था नहीं, लेकिन थोड़ा सा फैमिलियर प्रेशर भी बढ़ने लगा, मेंटल प्रेशर। ढेर सारे लोग जो भी गुड विशर वेल विशर थे वो सब लोग कॉल किए, जब तब कॉल करना, ये अफसोस करना आपको कैसे हो गया, क्यों नहीं आप ये किए, परहेज किए, कैसे आपको हो गया। ये सब चीज़ का मेंटल प्रेशर। मेरे टाइम में कुछ पॉलिटिक्स भी यहाँ का ऐसा हो गया था, ठीक है, प्रशासन और डॉक्टर के रिस्पेक्ट में ऐसा हो गया था कि वो सब का भी मेंटल प्रेशर मुझे झेलना पड़ा। इसलिए लास्ट मेरा जब सेकेंड सैम्पलिंग जब हुआ, ठीक 7th को, यानी 9th डे मेरा जब था, उस जबकि यहाँ के पहले हर जगह जहाँ पे डॉक्टर लोग कोविड से इन्फेक्टेड होते, हम तो खैर चूँकि उस टाइम बिहार में फर्स्ट डॉक्टर इन्फेक्टेड थे, जी। तो बिहार का डॉक्टर के रिस्पेक्ट में तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का भी डॉक्टर के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ही एक्सपीरियंस था। लेकिन यहाँ के बाहर के स्टेट में जहाँ भी डॉक्टर लोग इन्फेक्ट होते थे वो सब जगह रिकरेंट सैम्पलिंग होता था। जैसे आज अगर पॉजिटिव आए, फिर आपका 5th डे आपका सैंपल होगा, फिर 10th डे होगा, इसे करके। लेकिन यहाँ का तो रूल था 9th डे 10th डे के पहले आपका जो है सैम्पलिंग हो नहीं सकता है। और दोबारा सैम्पलिंग फिर कब होगा इसका भी तो कोई हम लोग को प्रोटोकॉल कोई मालूम नहीं था। तो जिस दिन रीसैम्पलिंग मेरा होने वाला था 7th डे को, बहुत मशक्क़त करने के बाद हम लोग का 9th डे को 9th डे में 7th जून को मेरा रीसैम्पलिंग हुआ। उस दिन जिस टाइम सैम्पलिंग लेने के लिए आया, उस दिन मतलब काफ़ी घबराए हुए थे। उस दिन लग रहा था हमको वो अपना आज से 15-16 साल पहले वाला सीन याद आ गया, जिस टाइम हम लोग मेडिकल में एंट्री के लिए प्री मेडिकल एग्ज़ाम जब देते हैं, उसका जो रिजल्ट आता है उसका जो वेटिंग रहता है, एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए सबसे एवेटेड डे वही है, सबसे खुशी नाराज वाला भी डेट वही है। क्योंकि वो डे ऐसा है कि उस दिन अगर आप हो गए तो आप डॉक्टर बन गए, अगर नहीं हुआ तो फिर ढेर सारा ऑप्शन आपको इधर उधर बिगड़ने का रहता है। उसके बाद फिर पीजी का है, थोड़ा टेंशन उसमें भी रहता है, लेकिन उसमें तो पीजी के रिजल्ट के दिन रहता है कि अरे आप डॉक्टर तो बने गए, इस डिपार्टमेंट में तो उस डिपार्टमेंट में जाइएगा। उसके बाद भी बहुत है, लेकिन वो जो प्री मेडिकल का जो रिजल्ट का डे है, उस टाइप का वेटिंग हम उस दिन रीसैम्पलिंग के डेट में किए। डॉक्टर थे, आइडियल सैम्पलिंग लिया गया। वो लोग जिस कॉर्नर से था, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, इधर उधर हर एक डायमेंशन से वो लोग सैम्पलिंग लिया अपने हिसाब से। और जो फॉल्स, और हम उस दिन डरे हुए इसलिए थे चूँकि एसिम्प्टोमेटिक थे, हमको निगेटिव तो आना ही था, लेकिन इसलिए डरे हुए थे कि फॉल्स निगेटिव जो इस टेस्ट का होता है, जो अगर मतलब अभी अगर आप 1 महीना पहले भी अगर रिकवर हुए हैं, ठीक 15 दिन पहले भी रिकवर हुए हैं, उसका भी टेस्ट जो है इसमें आपका निगेटिव हो सकता है। अगर RT-PCR टेस्ट से अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया, ये आपका रिसेंट इन्फेक्शन के साथ साथ पास्ट इन्फेक्शन भी आपका शो करता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन तो यहाँ देखेगा आपका रिजल्ट क्या है, जो कोरोना का आइडियल टेस्ट है, RT-PCR। तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखता है जो अगर टेस्ट में अगर आप फिर से पॉजिटिव आए तो फिर आप क्वारंटाइन को कंटिन्यू कीजिए। फिर आपका रीसैम्पलिंग कितने दिन के बाद आएगा उसका कोई गारंटी नहीं था। और वो इसलिए उस दिन का वेटिंग जो है। और जब हम लोग ठीक 4-5 घंटा में मेरा रिजल्ट आया, फर्स्ट कॉल यहाँ से गया डॉक्टर के सिंह सर का, तो कॉल आया, हम उसी टाइम हमको लग गया इतना जल्दी कॉल आने का अर्थ हुआ मेरा टेस्ट नेगेटिव आ गया। भगवान का लाख लाख शुक्र किया। और फिर उसके बाद एज अ डॉक्टर आपने तो कोरोना पेशेंट के साथ काम किया है, तो आप अपना सेल्फ मेडिकेशन कर रहे थे या फिर एडवाइस किसी और डॉक्टर का भी आपके? कोरोना के मेडिकेशन के लिए तो वेल नोन है, अब तो ज़रूरी नहीं है आप डॉक्टर हैं तभी आपको मालूम होगा। वेल नोन हर लोग अब पेपर से, मीडिया से, टीवी से जान गए हैं जो कौन एंटीबायोटिक देना है, क्या देना है, वो सब कुछ तो ऑलरेडी हर लोग जानते ही हैं। फिर भी यहाँ पे सिविल सर्जन सर का स्पेशल एडवाइस रहता था, ये दवा खाए कि नहीं खाए। तो जो इनका प्रोटोकॉल था वही हम लोग फॉलो किए। हम लोग एक्स्ट्रा में जो है डाइट वगैरह, हाँ डाइट वगैरह में जैसे 2 नारंगी एटलीस्ट डेली खाते थे, 2 सेब खाते थे। खाना तो बाहर का मंगाते थे, कोशिश करते थे फ्रेश खाना ही हो, जो नॉर्मल रूटीन खाना, रोटी चावल दाल यही सब चीज़ खाते थे। रूम का और अपने लिए दिन में कम से कम 2 बार स्नान करते थे, 2 बार वॉशरूम को सैनिटाइज करना है, रूम को सैनिटाइज करना है, ये सब अपने से करना रहता था। कि वहाँ तो और कोई लोग जा नहीं पाते, तो उतना बड़ा होटल था, अकेले हम थे, कोई लोग बाहर से जा नहीं पाए, जो चीज़ खा के बाहर कर दिए उसको वहीं छोड़ दिया जाता था। हम हर एक दिन अपना रूम चेंज करते थे, रूम को कोई साफ़ करने के लिए कोई आता भी नहीं था।
ये फीलिंग्स तो बहुत ही दर्दनाक है। बहुत दर्दनाक था, बहुत दर्दनाक बहुत था। ऐसी बातें इस वीडियो के माध्यम से लोगों को पता चलेगा। जिस दिन आपकी खबर बेगूसराय में आई तो मतलब गमगीन माहौल था और लोग काफ़ी डर भी गए थे कि जब एक डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो सकता है तो कोई भी हो सकता है। मेडिसिन के अलावा भी कोई थेरेपी और हुई थी आपकी? नहीं, मेडिसिन के अलावा तो और किसी थेरेपी की इसमें ज़रूरत नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी का यूज सिर्फ 6% में ही किया जाता है, जो कि मात्र 1% केसेस हैं। 90% एसिम्टोमेटिक केसेस हैं, उसमें सिर्फ मेडिसिन, इवन मेडिसिन का भी कोई खास ज़रूरत नहीं है। 5 to 7% केसेस हैं जो सिम्टोमेटिक हैं, जिनको फीवर है, चेस्ट पेन है, सोर थ्रोट है, वीकनेस है, उन सब में मेडिसिन का ज़रूरी है। और 1% केसेस हैं जो कि वेंटिलेटेड हैं, आईसीयू में रहते हैं, ऑक्सीजन के सपोर्ट में रह रहे हैं, उनको प्लाज्मा थेरेपी ज़रूरी है। प्लाज्मा थेरेपी का फ़ायदा असल में उन्हीं को है। जी जी जी। जो सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग इतने दिन से बोल रहे हैं, बहुत कम फॉलो हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का। एक्चुअली सोशल डिस्टेंसिंग कितना इसमें अफेक्टेड है? मतलब हम अगर उसको सही तरह से बोलें तो सोशल डिस्टेंसिंग मतलब 6 फीट के डिस्टेंस या मास्क पहनना इज़ इनफ? नो, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जहाँ फॉलो नहीं हो रहा है वहाँ मास्क का ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग 1 मीटर 2 मीटर सब लोग अपने आप बोलते हैं। बोलने का ये अर्थ हुआ हम कुछ मुंह से बोल रहे हैं तो आपकी तरफ नहीं जाए, बट दैट ड्रॉपलेट, हाँ, एटलीस्ट 1 मीटर 2 मीटर इनफ है। जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है वहाँ मास्क का ज़रूरत है। मास्क तो इतना हिट हो गया है, हर लोग अब यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन लोग भी हैं जहाँ मास्क चेक करते हैं। जहाँ अब कोई आदमी ओपनली अपने कार में अकेले ड्राइव करके जा रहा है, उसको मास्क का क्या ज़रूरी है? कोई लोग 2 मीटर के दूरी पे है, उसको मास्क लगाने का क्या ज़रूरत है? मास्क का कितना घाटा है, मास्क उस पर भी हम लोग को जाना चाहिए। अब मास्क इतना हिट हो गया है, अब देखते हैं कितने आदमी को 2-2 मास्क लगाते हैं, कितने आदमी रात में सोए हैं मास्क लगा के सो गए हैं। जैसे हम लोग कॉलर देते हैं, बेल्ट देते हैं ऑर्थोपेडिक्स पेशेंट को, उस टाइप से ही लोग मास्क लगा के सो जाते हैं। कितने लोग मास्क के ऊपर से फिर गमछा लगा लेते हैं, फिर उसी गमछा से पसीना पोंछते हैं, उसी गमछा को मास्क के ऊपर रख लेते हैं। मास्क के पीछे इतना नहीं भागना है। मास्क बहुत सारा अब लोग फैंसी मास्क पहनने लगे हैं, टाइट फिटिंग मास्क, उस सब चीज़ का बहुत ज़रूरत है। वो सब चीज़ को हटाना है। कभी आप तेज़ी से चल रहे हैं, किसी काम में बिजी हो रहे हैं, कॉलेज के लिए जल्दी निकलना है, जल्दी आपको तैयार होना है, उस सब टाइम में मास्क का ज़रूरी नहीं है। आप जैसे सीढ़ी पे चढ़ते उतरते हैं, उस सब टाइम में जो है आपको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। उस सब टाइम में जो है मास्क का बहुत ज़रूरत नहीं है। कोई आदमी अगर अकेले रूम में है या 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, कहीं भी उसको मास्क का कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सेस मास्क लगाने का बहुत घाटा है, हमको पर्सनली भी बहुत उसके चलते डिजीनेस भी होने लगता है। इसलिए जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं है वहाँ ही मास्क लगाना चाहिए। जी सर, अभी आपने प्रैक्टिस शुरू कर दिया है तो मतलब फुल प्रोटोकॉल, पीपी किट एंड ऑल दैट, फेस शील्ड सब यूज़ करने लगे नो, हैं? ये सब चीज़ तो पीपी किट का तो यूज नहीं करते हैं। फेस शील्ड का भी हम तो बस स्पेशली सोशल डिस्टेंसिंग ही फॉलो करते हैं। पहले जैसे चैम्बर में 2-3 आदमी आ जाते थे, अब चैम्बर में एक ही आदमी को बुलाते हैं, 2 मीटर के डिस्टेंस पे ही उसको देखते हैं। फॉर्चुनेट हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, बहुत ज़्यादा बॉडी टच करना नहीं पड़ता है। नहीं तो फिजिशियन लोग हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन लोग हैं, सब लोग को पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन है, वो लोग चाह के भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर पाते। हम लोग कोशिश करते हैं हर लेवल पे सोशल डिस्टेंसिंग हो। कोई अगर पेशेंट फ्रैक्चर का आए, उसका अगर ओटी करना है, उसमें ज़रूरी है ऑपरेशन, तो उसको हम लोग 2 दिन वेट इन वॉच में रखते हैं। हर एक 4 घंटा पे उसका थर्मल स्कैनर से फीवर लेते हैं, चेक करते हैं, और कोई सिम्टम देखते हैं, चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस है कि नहीं है, ट्रैवल हिस्ट्री लेते हैं। ये सब चीज़ अगर हो गया तब हम लोग उसके बाद ओटी पुट करते हैं। बाकी रेस्ट के लिए भगवान पे छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि हर आदमी का टेस्ट हो पाए। जी जी जी, ये भी बात है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अपने प्राइवेट प्रैक्टिस में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने का भरपूर कोशिश करते हैं। अभी जिस तरह सर बिहार में जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं, उसमें हमें क्या सिर्फ ये लॉकडाउन इज़ इनफ, और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? लॉकडाउन का फ़ायदा है, पहले तो बहुत फ़ायदा था लॉकडाउन का। लॉकडाउन के होने से क्या हुआ, जैसे अर्लियर स्टेज में मार्च अप्रैल में, मई में जैसे 2-3 महीने का लॉकडाउन हुआ, इसका ये फ़ायदा हुआ कि डे बाय डे जैसे डिजीज, जो ये वायरस का जो वायरुलेंट पावर है वो लेस होते जा रहा है, मतलब वो लेस टॉक्सिक होते जा रहा है। जी जी जी। मार्च में, फरवरी में जो इन्फेक्शन होता था उसमें मैक्सिमम आदमी सिम्टोमेटिक होता था। उसका ये कारण था कि वायरस बहुत वायरुलेंट था। हम लोग उसी टाइम में 2 महीना 3 महीना लॉकडाउन को फॉलो किए,
अब लॉकडाउन कंटिन्यूअस रहना भी तो अच्छी बात नहीं है, उससे भी बहुत हर टाइप का प्रॉब्लम आ जाता है। तो स्टार्टिंग का लॉकडाउन बहुत फ़ायदेमंद रहा। कम से कम भाई जो आदमी जितना लेट से इन्फेक्टेड हुआ वो उतना एसिम्टोमेटिक हुआ है। जी जी जी। हम ही अगर मार्च में अगर होते इन्फेक्टेड तो हमको बहुत सारा सिम्टम रहता। मेरे कलीग लोग मार्च में इन्फेक्टेड हुए, उन लोग को बहुत सिम्टम था। हम मई में हुए, हमको कोई सिम्टम नहीं था। अभी जो भी लोग हो रहे हैं मोस्टली लोग यंग कमर लोग हैं, जो जिनको भी सेकेंडरी डिजीज नहीं है कोई, वो लोग को किन्हीं को सिम्टम नहीं है। जी जी। लॉकडाउन का बहुत फ़ायदा हुआ। कम से कम लॉकडाउन होने से डिजीज के वायरुलेंस को जो है कम होते देखा गया है। जी जी जी। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन तो फॉलो नहीं हो पाया, ये तो इंडिया जैसे कंट्री में। सर अगर जैसे अभी वायरल का सीज़न है, तो अगर फैमिली मेम्बर में किसी एक को भी अगर होता है तो वो कोरोना के लिए नहीं जाते हैं टेस्ट के लिए, क्योंकि वो डर जाते। बट फैमिली मेम्बर को किस तरह का प्रिकॉशन लेना चाहिए? बाकी फैमिली मेम्बर को वही, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग ही। अगर 2 रूम 3 रूम का अगर घर है, एक घर में उनको दे दीजिए। बाकी लोग जिनको भी फीवर हो गया वो लोग सोच लीजिए कि हम लोग हल्का फुल्का कोरोना है, जब तक टेस्ट निगेटिव नहीं आए। जिनको भी फीवर है, आजकल के सीज़न में थोड़ा सा मैलेज है, वो सोच लेना है हमको हल्का फुल्का कोरोना है। अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर्ड करके रखना है, अपने आप को अलग रखना है, अलग रूम में रख, जितना संभव हो पाए। कम से कम बेड शेयरिंग एकदम नहीं करना है, एक चेयर पे एकदम नहीं बैठना है, 1 मीटर 2 मीटर के डिस्टेंस पे रहना है। हर आदमी को सोचना है जो हमको कुछ न कुछ कोरोना का अंश है, उस टाइप का प्रिकॉशन हमको लेना है, तब वो भी सेफ रहेगा, उसके साथ साथ उसके घर का सब। जैसे कि सर हम लोग कोरोना का वैक्सीन का वेट कर रहे हैं, उससे पहले एक प्लाज्मा थेरेपी की बात आई। तो जो कोरोना वेरियर हो जाते हैं, कोरोना डिफेंडर हो जाते हैं, वो प्लाज्मा थेरेपी डोनर करते हैं। तो सर आपने ऐसा कुछ अभी तक किया? हाँ, मैं तो किया हूँ, प्लाज्मा डोनेट किया हूँ। मैं बिहार का फर्स्ट जो है एज ए डॉक्टर कोरोना फाइटर भी हूँ, कोरोना विनर भी हूँ, और बाय लकली फर्स्ट प्लाज्मा डोनर भी हूँ मैं ही एज ए डॉक्टर। जी जी जी। मेरे बाद बहुत सारे लोग डोनेट किए, और वो डे भी 1 जुलाई था, डॉक्टर्स डे के ओकेजन पे ही दिन में किया हूँ। और ऐसे आदमी को किया हूँ, एक हैं डॉक्टर संजीव पांडे बॉस, जो कि 82 बैच के SKMCH के हैं। वो लगातार 3-4 दिन वेंटिलेटर पे थे। उसके बाद मेरा प्लाज्मा उनको दिया, मैं उन्हीं के लिए प्लाज्मा डोनेट करने गया। और बिहार में फर्स्ट प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल भी उन्हीं पे शुरू हुआ। जी 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 जी। 10 दिन लगातार ये एम्स में स्टार्ट हुआ था, मुझे लगा ये न्यूज़ भी है। हाँ, ये प्लाज्मा फेरेसिस सिर्फ एम्स में ही हो रहा है, और तो कहीं है ऐसा फैसिलिटी भी शायद नहीं, अपने बेगूसराय में नहीं है। तो फैसिलिटी वहाँ क्या करता है वो लोग, सेम टाइम जैसे आपके शरीर से ब्लड निकालते हैं और प्लाज्मा जैसे तो ब्लड का लिक्विड पार्ट हो, वो लिक्विड पार्ट ले लेते हैं अपने पास, और फिर रेस्ट जो सॉलिड पार्ट हैं, सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स आपको रिटर्न कर देते हैं। ये मशीन शायद वहीं है। हम तो जैसे यहाँ आया था 30 जून को, मेरे पास एक मैसेज आया था जो एक डॉक्टर को प्लाज्मा का ज़रूरी है और उनका B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, कोई अगर रिकवर्ड हैं पेशेंट तो बोलें। तो यहाँ आई में साइट पे आया था, तो हमें तुरंत बोला मैं तो B पॉजिटिव हूँ, रिकवर्ड हूँ, मेरा 24th डे हो गया है। अगर पूछिए अगर ICMA के प्रोटोकॉल में अगर ऐसा हो 24th डे पोस्ट रिकवर्ड पेशेंट दे सकता है तो मैं एलिजिबल हूँ। बोला गया हाँ ठीक है हैं। तो वहाँ से फिर IMA स्टेट IMA से हमको आया जो, तो आप आ जाइए। तो हम बोले सर यहाँ अगर बेगूसराय में पॉसिबल हो तो मैं दे देता हूँ, है ना, ठीक हम। उसके बाद फिर यहाँ से ले जाए। तब फिर हमको मालूम चला जो नहीं एम्स में ही आपको आना होगा। तो फिर 1 जुलाई को मॉर्निंग में हम गए वहाँ, दिन में दिए, फिर शाम में ये डॉक्टर्स डे सेलिब्रेशन IMA हॉल में हुआ, मेरा वेलकम किया, बहुत प्राउड फीलिंग इमोशन हुआ। फिर रात में हम रिटर्न होके आए और कोई किसी टाइप का वीकनेस नहीं हुआ है। सर कितनी बार डोनेट कर सकते हैं प्लाज्मा में? जैसे एटलीस्ट आप 15 डेज के बाद फिर से डोनेट कर सकते हैं। ओके। नॉर्मल जैसे ब्लड अगर डोनेशन करना है तो आप 3 months, हाँ 8 वीक्स 2 मंथ का वेट करना चाहिए जो हेल्दी आदमी है। अगर वैसा कोई सिक है तो फिर अलग बात है, लेकिन 8 वीक्स में आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। प्लाज्मा डोनेशन में 15 वीक इनफ है। प्लाज्मा का अपने शरीर का रिकैप्सुलेशन पावर बहुत अच्छा है। अगर डोनेट किए जितना, जैसे एक बार डोनेशन में अबाउट 400 ml वो लोग लेते हैं, आज किए तो 2 दिन में जो है वो अपना बॉडी उसको आराम से रिकैप्सुलेट कर लेता है। इवन आप 1 वीक के बाद भी देने के लिए
एलिजिबल हो हैं। जाते हैं। लेकिन यहाँ बोला जाता है जो ठीक है 15 डेज के बाद दीजिए। जी, अगर जी। अगर आपका प्लाज्मा दिया हुआ, एक आदमी का प्लाज्मा दिया हुआ 2 सिक पेशेंट के लिए है, क्योंकि एक सिक पेशेंट को 200 ml दिया जाता है। अगर आप एक आदमी को प्लाज्मा डोनेट किए तो उससे 2 सिक पेशेंट को फ़ायदा हो। हम आपके केबी स्टूडियो के माध्यम से ये आह्वान करना चाहते हैं, अगर मेरे इस इंटरव्यू से अगर कम से कम 10 आदमी भी अगर कोविड रिकवर्ड पेशेंट अगर प्लाज्मा डोनेट करें तो कम से कम 20 सिक पेशेंट। सर, एक वहम भी है कि प्लाज्मा डोनेशन से वीकनेस हो सकता है। नहीं, ये तो कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी वीकनेस नहीं होगा। होल ब्लड डोनेशन से थोड़ा लिटरली वीकनेस हो भी सकता है। इसमें तो प्लाज्मा तो लिक्विड पार्ट है ब्लड का, मेन सॉलिड पार्ट जो है वो सब तो आपको रिटर्न ही मिल जाता है, इससे कुछ भी वीकनेस नहीं होता है। इस धारणा को हम लोग को छोड़ना होगा। क्योंकि सर जैसे प्लाज्मा डोनेशन है, ये एज अ डॉक्टर आप जानते हैं, ये मैं जानती हूँ कि जो सिर्फ प्लाज्मा लिया जाता है, बाकी जो भी ब्लड है वो वापस से इन्फ्यूज़ किया जाता है, रिटर्न किया जाता है। तो ये आप इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। प्लाज्मा फेरेसिस में क्या होता है कि होल ब्लड को आपके शरीर से निकाला जाएगा, आपको मशीन में डाला जाएगा, उसमें उसको सेपरेट किया जाता है, लिक्विड पार्ट को सॉलिड पार्ट को। लिक्विड पार्ट प्लाज्मा हो उसको अलग निकाल के रख लिया जाता है, फिर सॉलिड पार्ट को आपके शरीर में उसी टाइम इन्फ्यूज कर दिया जाता है। तो दोनों प्रोसेस सेम चलते रहता है। जैसे अबाउट 40 मिनट्स का ये ड्यूरेशन है, हर एक 2 मिनट 3 मिनट तक आपका ब्लड जाते रहेगा, उसके बाद 1-2 मिनट रुक जाएगा, फिर अगला 1-2 मिनट जो है आपके शरीर में ब्लड सेल्स जो है रिटर्न होकर आपके शरीर में भेजा जाता है। लगभग 40 मिनट्स का ये प्रोसेस है, इसमें थोड़ा भी वीकनेस कुछ भी नहीं होता है। तो प्लाज्मा देने में बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल घबराना नहीं है, अपने आप को फॉर्चुनेट समझना चाहिए। हमको प्लाज्मा देने का मौका मिला, कोई हमको बोला मेरे प्लाज्मा से 2 लोग ठीक हुए, हम उस लायक हैं। मेरा प्लाज्मा आज के दौर का सबसे बड़ा दान हो गया। हाँ। सबसे बड़ा दान प्लाज्मा दान, महादान। सर, जिस तरह से कोरोना अभी चल रहा है, कब ख़त्म होगा इसके बारे में किसी को नहीं पता है। हमारे पास अभी भी बेगूसराय में, मैं बेगूसराय की बात कर रही हूँ, कि ऐसा मतलब एक कोरोना हॉस्पिटल अभी भी नहीं है। ऐसा खुलना चाहिए। एज अ डॉक्टर और एज अ कोरोना को आप हरा के आए हैं, तो आप कुछ इसके बारे में हमें बताएं। कोरोना हॉस्पिटल तो खुलना बहुत अच्छी बात है, खासकर हम लोग बेगूसराय जैसे जगह के लिए। लेकिन वो हॉस्पिटल खुलने के लिए बहुत सारे जो क्राइटेरिया हैं उस पर हम लोग सही साबित नहीं हो पाते हैं। कोई अगर जगह हम लोग लें तो उस पर फिर एडमिनिस्ट्रेशन का मोहर चाहिए, वो बोल दे नहीं। उसी में 4-5 आदमी बोलें ये जगह ठीक है, 4-5 आदमी बोले नहीं ये जगह ठीक नहीं है। तो डेली 1 सप्ताह 1 मंथ से डेली यही डिबेट चलते आया। कुछ लोग इस जगह के पक्ष में, कुछ लोग इस जगह के पक्ष में। मेरे एडवाइस से, मेरे लिए, हम तो सबको यही एडवाइस करेंगे, एक हॉस्पिटल हो जाए बहुत अच्छी बात है। वो तो बेगूसराय का सौभाग्य होगा जी, कि इवन बिहार का भी सौभाग्य होगा कि एम्स के बाद अगर कहीं हो तो एक जगह बेगूसराय में है जहाँ के लोग सिक्योर जा पाएँ। उससे भी अभी के टाइम में इमीडिएट हम लोग को ये व्यवस्था करना है, हर डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में 2 बेड आइसोलेशन वो अपने एटलीस्ट एक रूम रखें जिसमें 2 बेड आईसीयू का रखें, आईसीयू फैसिलिटी के साथ रखें, एटलीस्ट 1 वेंटिलेटर रखें। कम से कम डॉक्टर साहब अपना केयर करें, अपने फैमिली का केयर करें, सबका केयर हो जाएगा। और हर डॉक्टर के फैमिली में 1 से 2 आदमी ही कोरोना के डेंजरस अटैक में आने वाले में रहते हैं। जैसे जिनका ओल्ड एज है, जैसे जो यंग कमर हैं उनको किसी को दिक्कत ही नहीं है, वो एसिम्टोमेटिक ही निकल जाएंगे। किन्हीं का बच्चा है तो बच्चा लोग में तो ऐसे ही एसिम्टोमेटिक ही निकल जा रहा है, वायरुलेंस बहुत कम रहता है। जो 60+ जिनके घर में हैं वो लोग, हर एक डॉक्टर अपने फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रूम अलग से कोविड के लिए बनाएं, जिसमें 2 बेड बनाएं, उसमें दोनों बेड में आईसीयू फैसिलिटी रखें। और अगर मतलब कोई ज़्यादा दरिया दिली वाले डॉक्टर हैं तो वो अपना 1 रूम के जगह 2 रूम लगा लें, उसमें और अच्छा हो जाएगा। जो भी आईसीयू वाले आदमी हैं वो लोग अपना एक वार्ड थोड़ा सा अलग कर दें। कल सुनते हैं कोई आईसीयू वाले थे भी, डॉक्टर धीरज थे, वो अपना आईसीयू इसके लिए डेडिकेट करने वाले थे। सब आईसीयू वाले को भी अभी दरिया दिली दिखाने का बहुत ज़रूरत है। जी सर, जितने बेगूसराय में अभी आईसीयूज़ हैं या फिर कोई भी ऐसे हॉस्पिटल अपने आप को बोलते, तो क्योंकि हम बीमार यहाँ पड़ेंगे तो यहीं इलाज करवाएंगे, तो आईसीयूज़ जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको आइसोलेशन वार्ड करना है, बना देना चाहिए। और एक थोड़ा ऑफ द बीट हम बोलना चाह रहे हैं, अगर किसी चीज़ का अगर डिफेंस सिस्टम अगर आपके सामने है तो वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास आता ही नहीं है। जैसे सिंपल 1-2 एग्जांपल हम बोल रहे हैं, इसको आप जैसे मजाक में ले सकते हैं। जैसे सिंपल हम लोग अपने हॉस्पिटल में
फायर रोकने के लिए जो लगाते हैं That कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन सिलेंडर लगाते डाइऑक्साइड, हैं, उसको जब 6 महीना साल भर में जब उसको रिन्यूअल कराना रहता है तो उस टाइम थोड़ा अफसोस होता है कि 1 साल ऐसे बीत गया, कुछ काम नहीं आया। जैसे जी। कोई आप इंश्योरेंस करा रहे हैं, उसका जी जो सर। प्रीमियम भर रहे हैं उसमें अफसोस होता है 1 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे पैसा चला गया। उसी हिसाब से जो है कोविड के लिए आप प्लान्ड वे में एक अपना आईसीयू सेटअप 1 रूम का बनाइए, आपके घर में कभी जो है कोविड आएगा ही नहीं। हर चीज़, किसी चीज़ का अगर आप डिफरेंस सिस्टम इंश्योरेंस अगर बना करवाना लेते हैं, एक तरह का ये लाइफ इंश्योरेंस है। एक अच्छा हॉस्पिटल बन जाए बहुत अच्छा है, लेकिन और हर लोग यहाँ सक्षम भी हैं जी। और इवन आपको ज़रूरी भी है, हर लोग को एक इमरजेंसी रूम एक इमरजेंसी बेड चाहिए। मैं खुद अभी तक ऐसा व्यवस्था नहीं किया हूँ, लेकिन करने का प्लान में हूँ। 1 रूम में 2 बेड बनाऊँगा, जिसमें 1 वेंटिलेटर एटलीस्ट रखूँगा, कम से कम अपने फैमिली के लिए रखेंगे। सब लोग अगर अपने अपने फैमिली का केयर करेंगे तो सबका केयर ऑलरेडी हो ही जाएगा। सर, जिस तरह बेगूसराय में नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स बहुत हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि इस तरह का फैसिलिटी हम लोग ही शुरुआत करें। अगर बिहार में कहीं नहीं हो रहा है, अगर बेगूसराय में हो सकता है तो हो जाना चाहिए। हाँ, ये तो अब ऑन द वे है ही। ये तो 1 मंथ 2 मंथ में एक हॉस्पिटल भी यहाँ बन के तैयार हो ही जाएगा, लेकिन उसके पहले हम लोग अपने अपने क्लिनिक में, अपने अपने नर्सिंग होम में 1 रूम पहले ऐसा कर लें। और जहाँ तक वेंटिलेटर का ट्रेनिंग है, वो भी ऐसा नहीं है, बहुत सारे फिजिशियन लोग हैं, सब लोग अपने पीजी के दौरान सबका आईसीयू का ट्रेनिंग रहता है, एनेस्थेटिक्स ऑलरेडी हैं। हमारे यहाँ आईसीयूज़ भी बेगूसराय में काफ़ी बेगूसराय में काफ़ी हैं। लोग हैं, इसलिए। सर, आप एक डॉक्टर हैं, समाज में जिस तरह से अभी कोरोना से लोग भयभीत हैं, फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, क्या करना चाहिए हमें, किस तरह से रहना चाहिए, एक मैसेज आप हमारे जितने भी समाज में लोग हैं उनको दें। टेक होम मैसेज के रूप में तो मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि कोरोना से बचने का बेस्ट जो है थेरेपी है सोशल डिस्टेंसिंग है। सोशल डिस्टेंसिंग का एज ऑनेस्टली एज पालन आप लोग करें। सब लोग जहाँ भी, जो लोग डॉक्टर हैं अपने क्लिनिक में करें, जो लोग गृहिणी अपने घर में करें। सोशल डिस्टेंसिंग ही बेस्ट वे है जाने का। दूसरा है, अगर कोरोना किसी को हो भी गया तो कोरोना को मन से हराना है, दिल से हराना है। जो मन से जीत गया वो कोरोना से जीत गया। अभी जो दौर हम लोग देख रहे हैं, जो पूरे बिहार में सिर्फ एम्स में ही जो है कोरोना के लिए एडमिशन हो रहा है, इसके दौर में हम लोग क्यों वहाँ जाना चाहते हैं। अभी ढेर सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक आदमी हैं, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, जो कि अपने घर में ऑलरेडी ट्रीट किए जा सकते हैं। उनको भी लगता है कि जो हम क्यों ना एम्स में जाके एडमिट हो जाएं, क्यों ना एम्स में जाके एक बेड रिजर्व कर लें। वो एम्स में भर्ती के नाम पे वहाँ इतना स्ट्रगल है, इतना फ्रस्ट्रेशन है, उनके चक्कर में सबको साइकोलॉजिकली ब्रेथलेसनेस होने लगता है। देखिएगा, यहाँ से चले एसिम्प्टोमेटिक, एम्स में गए, जाके अपना पहले एंट्री किए, वहाँ कोई नंबर नहीं लगा, इधर उधर से फ़ोन करवाए, भर दिन 2 4 5 6 घंटा लग गया। उसके बाद उनको इतना फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन होने लगता है, उसके चलते ब्रेथलेसनेस होने लगता है। उनका आप SpO2 देखिएगा 96 98 है, लेकिन सांस उनका फूल रहा है। तो इस पैनिक अटैक आने लगता है। इस पैनिक से हम लोग को निकलना है। जी 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 जी। 1% के होर में 99% हम लोग यहाँ से लूज करते जा रहे हैं। जो जी, भी जी, लोग जी। ऐसे, अब तो विल पावर इज बहुत स्ट्रॉन्ग करना अब तो खैर गवर्नमेंट भी ये कर दिया है कि कोविड पॉजिटिव इवन नॉन डॉक्टर भी हों, वो भी होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। तो मन से जीतिए, दिल से जीतिए, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखिए। जी। और एक और बात सर, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, योगा और जो देसी काढ़ा एंड ऑल जो भी है, उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। हाँ, ये सब चीज़ का फ़ायदा है। जिन पे निष्ठा है, श्रद्धा है, कोई भी काम अगर आप निष्ठा से, श्रद्धा से कीजिएगा, वो हर चीज़ फ़ायदा ही करता है। अगर निष्ठा से जहर भी पीजिएगा तो वो अमृत हो जाता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपना कीमती वक्त दिए और कोरोना के बारे में हमें इतना कुछ बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। KB स्टूडियो के संपूर्ण टीम को भी और डॉक्टर रोशन बॉस को भी ये धन्यवाद देना चाहते हैं। हम लोग को यहाँ बुलाए, आशा करेंगे बार बार आने का मौका मिलता रहे। नमस्कार।